For a better experience, please visit to the playlist section of our channel. There you will get all the content easily, topic-wise. हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सेबी टेक ओवर कोड में डिस्क्लोजर्स के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। और डिस्क्लोजर का मतलब ही जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ डिस्क्लोज करना है। तो कौन डिस्क्लोज करेगा, किसको डिस्क्लोज करेगा, वही हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। और कब डिस्क्लोज करेगा, तो कौन डिस्क्लोज करेगा, तो आंसर ये है। कौन डिस्क्लोज करेगा का आंसर ये है कि एक्वायरर डिस्क्लोज करेगा या पीएससी डिस्क्लोज करेगा। मतलब एक्वायरर या पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, ये दोनों डिस्क्लोज करेगा। किसको डिस्क्लोज करेगा? बस दो ही लोगों को डिस्क्लोज करेगा। एक टारगेट कंपनी को, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज को, जहां पे टारगेट कंपनी का शेयर्स जो है वो लिस्टेड है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, रेगुलेशन 29(1) मैंने लिख के रखा है। ये डिस्क्लोजर, जो भी डिस्क्लोजर्स का रेगुलेशंस वगैरह, गाइडलाइंस वगैरह दिए गए हैं, वो रेगुलेशन 29(1), 29(2) इस तरह से दिए गए हैं। ठीक है, तो रेगुलेशन 29(1) अगर हम लोग पहले देखेंगे तो इसमें कहता है कि कोई भी एक्वायरर या पीएससी एक्वायर कर लिया है, हैज एक्वायर्ड 55%, सॉरी नॉट 50, 5% और मोर शेयर्स। कोई भी एक्वायर या पीएससी 5% या उससे ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर लिया, कहां पे कर लिया? टारगेट कंपनी में। देन विद इन 2 वर्किंग डेज, तो विद इन 2 वर्किंग डेज मतलब 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर एक्वायरर या पीएससी डिस्क्लोज कर देगा ये बात कि हाँ भाई, टारगेट कंपनी में हम लोग 5% का शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं। या फिर एक इंसान है तो बोलेगा कि मैंने 5% शेयर एक्वायर कर लिया है टारगेट कंपनी में। और ये बात किसको बोलेगा? टारगेट कंपनी को ही। टारगेट कंपनी को बताएगा कि हाँ, मैंने तुम्हारे अंदर मैंने 5% शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं। और उस स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट कर देगा, उस स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज कर देगा where the target company shares are listed, यहाँ पे टारगेट कंपनी का शेयर्स लिस्टेड है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक बताया। अब एक और रेगुलेशन है जो कि है आपका रेगुलेशन नंबर 29(2). और रेगुलेशन नंबर 29(2) का कहना है कि अगर कोई भी एक्वायरर या पीएससी 5% शेयर होल्डिंग में खड़ा होकर, मतलब 5% शेयर होल्डिंग उसके पास है या 5% से ज्यादा शेयर होल्डिंग उसके पास है, तो अगर 2% या उससे ज्यादा का शेयर वो खरीदता है और या 2% से और या उससे ज्यादा का शेयर वो बेचता है और उस टारगेट कंपनी में या टारगेट कंपनी का, तो फिर उसको ये बात डिस्क्लोज करना पड़ेगा विद इन 2 वर्किंग डेज। और किसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा? वही टारगेट कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज वहां भी इसका शेयर्स जो है लिस्टेड है। तो 29(2) यही करता है कि एक्वायरर ऑलरेडी होल्डिंग 5% और मोर शेयर्स, ठीक है, जो कि ऑलरेडी होल्ड कर रहा है 5% या उससे ज्यादा शेयर्स, ऑन एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ 2 और मोर %, मतलब या तो वो एक्वायर कर रहा है और 2% या फिर डिस्पोज कर रहा है, मतलब या तो सेल कर रहा है और 2% को, तो फिर उसको इंटीमेट करना पड़ेगा किसको? टारगेट कंपनी को और स्टॉक एक्सचेंज को, जहां पे टारगेट कंपनी का शेयर्स रजिस्टर्ड है। वो भी कब, कितना दिन के अंदर? विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ सच एक्विजिशन या डिस्पोजल। मतलब जो 2% से ज्यादा उसने खरीदा जिस दिन, या 2% से ज्यादा उसने बेचा जिस दिन, 5% या उससे ज्यादा पे खड़े होके उस दिन से 2 दिन के अंदर अंदर इंटीमेट कर देगा या डिस्क्लोज कर देगा टारगेट कंपनी को या स्टॉक एक्सचेंज को। इस मैटर में आपको रेगुलेशन नंबर 29(2) को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं आपके लिए। और अगर इन एग्जांपल्स को अगर आप समझेंगे तो आपको ये काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि रेगुलेशन नंबर 29(2) क्या कहता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे एग्जांपल नंबर 1, इसमें लिखा गया है 0% और +5%। मतलब
कि शेयर एक एक्वायरर या पीएससी है जिसके पास 0% शेयर है और अचानक से वो 5% शेयर एक्वायर करता है। जैसे ही वो 5% शेयर एक्वायर करेगा तो ये 29(2) रेगुलेशन नंबर 29(2) जो है वो अट्रैक्ट कर जाता है और उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा क्योंकि 5% या उससे ज्यादा का शेयर्स एक्वायर करने पे डिस्क्लोजर देना पड़ता है और 5% पे वो ऑलरेडी खड़ा है, ठीक है, और 5% पे ऑलरेडी खड़े होके वो 2% और एक्वायर कर रहा है या फिर 2% और बेच रहा है, तो यहाँ पे 29(2) अट्रैक्ट होगा और फिर यहाँ पे भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी डिस्क्लोज करेगा, यहाँ पे भी डिस्क्लोज करेगा। अब उसके पास हो गया 5 + 2 7 - 2 फिर से 5% + 1। देखो रेगुलेशन नंबर 29(2) क्या कहता है कि अगर आप 5% पे खड़े होके 2% से ज्यादा का शेयर एक्वायर करते हो या डिस्पोज करते हो तो फिर आपको डिस्क्लोज करना है। लेकिन यहाँ पे 2% तो है ही नहीं, वहाँ पे 1% है, तो यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करने का कोई दरकार नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 1% को एक्वायर करने के बाद अगेन आप फिर से 1% और एक्वायर करते हो बाद में कभी, तो अब एक्यूमुलेट करके देखेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव में 2% हो गया, मतलब 2% वो शेयर्स और एक्वायर कर लिया 5% पे खड़े होके। तो अब उसको रेगुलेशन नंबर 29(2) अट्रैक्ट हो गया, उसको फिर से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब है उसके पास 5 + 2, यहाँ पे तो फिर 5 हो गया था +2 तो 7% है, मतलब 5% से ज्यादा है। अब फिर से 5% से ज्यादा पे खड़े होके वो 3% का शेयर और एक्वायर कर रहा है, मतलब 3% 2% से ज्यादा है ऑफकोर्स। तो जैसे 2% से ज्यादा एक्वायर करेगा उसको फिर से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब 3% एक्वायर कर मतलब 5 + 3 सॉरी 7 + 3 10। अब 10% के बाद 1% और एक्वायर कर रहा है तो 11% यहाँ, लेकिन 1% एक्वायर कर रहा है इसीलिए यहाँ पे डिस्क्लोज करने का कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे फिर से वही सिचुएशन है, यहाँ पे डिस्क्लोज करेगा। अब आप एग्जांपल नंबर 2 में देखें कि 0 से लेकर 5 गया, यहाँ तो वही रेगुलेशन नंबर 29(1) अट्रैक्ट होगा क्योंकि 5% से ज्यादा शेयर जैसे एक्वायर करेगा उसको इंटीमेट करना पड़ेगा टारगेट कंपनी या फिर स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे 29(1) अट्रैक्ट हो रहा है इसीलिए यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहे हैं हम लोग। अब 5% पे खड़े होकर 2% बेच रहा है, मतलब उसके पास है 3%। आप ध्यान से यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है, ध्यान से। उसके पास अभी 5% था, उसमें से माइनस कर लिया 2%, मतलब अभी उसके पास 3% ऑफ शेयर होल्डिंग है इन द टारगेट कंपनी। लेकिन फिर भी उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो 5% में खड़े होकर 2% घटा रहा है। तो 29(2) मतलब रेगुलेशन 29(2) अट्रैक्ट होता है और रेगुलेशन 29(2) का कहना है कि एक्वायरर ऑलरेडी होल्डिंग 5% और मोर शेयर्स और वोटिंग राइट्स ऑन एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ 2% और मोर शेयर्स देन वो इंटीमेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्पोज कर रहा है 2% शेयर, वो भी 5% पे खड़े होके, ऑलरेडी होल्डिंग 5% है ना, तो इसलिए यहाँ पे भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब इसके पास 3% ऑफ शेयर है, ठीक है, तो 5% पे अभी खड़ा नहीं है, 3% पे खड़ा है। तो 3% पे खड़े होके अगर 2% और बेच रहा है तो यहाँ पे कोई डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 5% पे खड़ा ही नहीं है। तो 2% बेचे चाहे 1% बेचे, क्या फर्क पड़ता है। अब एक और एग्जांपल है, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। इससे आपको क्या होगा ना कि काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी रेगुलेशंस के बारे में, डिस्क्लोजर रेगुलेशंस के बारे में। एग्जांपल नंबर 3 में जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे 0% शेयर था पहले, अब 5% एक्वायर किया। तो अगर आपसे मैं पूछता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे 5% शेयर एक्वायर किया तो कौन सा रेगुलेशन अट्रैक्ट हो रहा है, 29(1) या 29(2)? आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। और मुझे याद रखना पड़ेगा कि इस वीडियो में मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था। अगर आपको और मैं उसी का आंसर पढ़ रहा हूँ कमेंट में, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया है या नहीं, या फिर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो 5% जैसे ही एक्वायर करेगा तो आपको आंसर करना है यहाँ पे क्या अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। या तो 29(1) अट्रैक्ट हो रहा है या 29(2) अट्रैक्ट हो रहा है, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब माइनस करेंगे 1% शेयर, मतलब वो 1% शेयर को डिस्पोज कर दे रहा है या सेल कर दे रहा है। तो 5% में खड़े होके 1% सेल कर रहा है। बताओ यहाँ पे क्या होगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा?
नहीं करना पड़ेगा डिस्क्लोज। मैंने गलत लिख के रखा हुआ है, इसलिए नहीं करना पड़ेगा डिस्क्लोज क्योंकि 5% पे तो वो खड़ा है, बट 2% शेयर उसने नहीं डिस्पोज किया है। 2% या उससे ज्यादा शेयर उसने डिस्पोज किया होता तो फिर डिस्क्लोज करना पड़ता है यहाँ पे, लेकिन अभी नहीं करना पड़ेगा। अब उसके पास 4% शेयर है, अब 4% पे खड़े होके 4% पे खड़े होके अब 1% शेयर डिस्क्लोज कर रहा है, तो यहाँ भी डिस्क्लोज देने का कोई जरूरत नहीं है। और एक भी यहाँ इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट आपके लिए लिख के रख दिया है कि एडिशनल वॉलंटरी डिस्क्लोजर्स आर ऑलवेज वेलकम। कहने का मतलब कि अगर आप पे कोई भी रेगुलेशन अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने 1% भी शेयर अप डाउन किया है अपने होल्डिंग में, आप एक्वायरर हैं या पीएससी हैं, और आपने अपने होल्डिंग में कोई भी शेयर्स ज्यादा एक्वायर किए, डिस्पोज किए, आपको इररिलेवेंट ऑफ 5% आप होल्ड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इररिलेवेंट ऑफ एनी रेगुलेशन इज अट्रैक्टेड और नॉट, आप अगर डिस्क्लोज कर रहे हो टारगेट कंपनी को या स्टॉक एक्सचेंज को, तो फिर यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छी बात है, डिस्क्लोज कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि इसके सारे जो रेगुलेशंस हैं, और भी कुछ कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर्स के रेगुलेशंस दिए गए हैं टेक ओवर कोड में, तो उनको पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैंने एक चार्ट बना के रखा है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कॉलम है रेगुलेशन नंबर का, ये ट्रिगरिंग पॉइंट, मतलब कि कब डिस्क्लोजर देने का मतलब कब डिस्क्लोजर हम लोग को देना पड़ता है, कब ट्रिगर होता है कि हाँ तुमको डिस्क्लोजर देना है, एक्वायरर को और पीएससी को कब डिस्क्लोजर देना है। अब डिस्क्लोजर किसको देना है, टू एंड बाय हूम, मतलब कौन देगा और किसको देगा डिस्क्लोजर। तो यहाँ हर केस में एक्वायरर दे रहा है डिस्क्लोजर, और किसको दे रहा है, तो वही दो लोगों को दे रहा है। एक तो टारगेट कंपनी को खुद दे रहा है, और स्टॉक एक्सचेंज को दे रहा है जहाँ पे टारगेट कंपनी का जो शेयर्स है वो लिस्टेड है। और एक टाइम पीरियड है, मतलब कि कितने दिनों के अंदर में डिस्क्लोजर देना है। जैसे कि 5% शेयर, जैसे कि मैंने आपको 29(1) और 29(2) तो समझा ही दिया था। तो 29(1) में यही था कि 5% से ज़्यादा शेयर जैसे ही एक्वायर कर लेता है एक्वायरर या पीएससी, तो टारगेट कंपनी या स्टॉक एक्सचेंज को 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, कहाँ से 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट जैसे ही हो गया शेयर्स का एक्वायरर को या पीएससी को, उसका इंटीमेशन जैसे मिला कि तुमको तुमको शेयर एक्वायर हो गया है, मतलब ये इंटीमेशन किसको मिलेगा, ये इंटीमेशन मिलेगा एक्वायरर को या पीएससी को। एक्वायरर को जब पता चलेगा या पीएससी को जब पता चलेगा कि हाँ मेरे को शेयर्स अलॉट हो चुका है, तभी तो वो उससे विदिन 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर टारगेट कंपनी या फिर स्टॉक एक्सचेंज को, या फिर नहीं, टारगेट कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज दोनों को इंटीमेट कर देगा या फिर डिस्क्लोज कर देगा कि हाँ भाई मैंने 5% से ज़्यादा शेयर्स या वोटिंग राइट जो है वो एक्वायर कर लिया है टारगेट कंपनी में। अब यहाँ पे रेगुलेशन नंबर 29(2) अगर देखा जाए तो इसमें मैंने आपको जैसे कि एग्जांपल से सारा समझाया था, आपको तो क्लियर ही हो गया होगा। एक बार फिर मैं पढ़ देता हूँ। एक्वायरर ऑलरेडी होल्डिंग 5% और मोर शेयर्स और वोटिंग राइट, मतलब 5% से ज़्यादा शेयर्स वो अभी होल्ड कर रहा है, मतलब वो स्टैंड कर रहा है 5% या उससे ज़्यादा शेयर्स पे, और उसके अलावा और एक्वायर कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है कितना, तो 2% या उससे ज़्यादा का शेयर्स, तो फिर वो टारगेट कंपनी या स्टॉक एक्सचेंज को फिर डिस्क्लोज करेगा विदिन वही 2 वर्किंग डेज। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर्स पे। तो आप यहाँ जैसे देख रहे होंगे रेगुलेशन नंबर 31 कहता है कि एनी पर्सन होल्डिंग 25% और मोर शेयर्स और वोटिंग राइट, तो वो टारगेट कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज को ये बात इंटीमेट करेगा कि मैंने टारगेट कंपनी में 25% से ज़्यादा का होल्डिंग हासिल कर लिया है। और कब तक इंटीमेट करेगा, विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। हर एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ये बताएगा, ये डिस्क्लोज करेगा टारगेट कंपनी या स्टॉक एक्सचेंज को कि हाँ मैंने 5%, मेरा अभी भी जो होल्डिंग है मेरा वो 25% है। अरे 25% होल्डिंग होने का मतलब कि कंपनी में अच्छा खासा पकड़ बनाना, कंपनी का एक 25 आधा 1/4 कंपनी का मालिक होना, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इसका पता हमेशा चलते रहना चाहिए टारगेट कंपनी या स्टॉक एक्सचेंज को या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अगर कंपनी को ऑफकोर्स पता होगा तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी पता होगा, क्योंकि ये बात कंपनी भी डिस्क्लोज करेगी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है,
तो आगे हम लोग और बढ़ते हैं, तो 32 आता है। 30 रेगुलेशन नंबर 30 क्लास 2 कहता है कि प्रमोटर या फिर पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर द टारगेट कंपनी, जिसका कंट्रोल है टारगेट कंपनी में, जो भी प्रमोटर है या फिर ऐसा पर्सन जिसका कंट्रोल है टारगेट कंपनी में, बहुत अच्छा खासा शेयर्स है, मोर देन 25% शेयर्स, ठीक है। तो फिर टारगेट कंपनी या स्टॉक एक्सचेंज को ये बात इंटीमेट करता रहेगा, वो भी हर एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में, वही 7 दिन के अंदर, विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मार्च में, उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर ये सब काम कर लो भाई, जिसमें जहाँ भी अगर तुम्हारे शेयर्स वगैरह तुम एक्वायर करके रखे हो तो, और या फिर किसी कंपनी के प्रमोटर वगैरह हो तो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो रेगुलेशन है वो कहता है डिस्क्लोजर ऑफ, ये देखो इसका नाम था कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर। ये दोनों रेगुलेशन जो है वो कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर्स के अंदर इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली डिस्क्लोजर देना पड़ता रहता है हर साल। हर एक साल जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके बाद आपको डिस्क्लोजर देना है। उसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिस्क्लोजर ऑफ प्लेज्ड एंड एनकम्बर्ड शेयर्स के बारे में दिया गया है। तो प्लेज्ड और एनकम्बर्ड शेयर्स क्या होता है, आइए हम लोग उसको भी सीख लेते हैं और क्या है आखिरकार। हाँ, तो प्लेज्ड और एनकम्बर्ड शेयर्स के बारे में ये जानना है कि क्या है आखिरकार प्लेज्ड और एनकम्बर्ड शेयर्स। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे रेगुलेशन नंबर 31(1) में दिया गया है कि ऑन द एनकम्बरेंस ऑफ शेयर्स बाय द प्रमोटर और पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, मतलब कि अगर प्रमोटर या फिर पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट जो है वो गिरवी रखा हुआ है अपना कुछ शेयर्स, ठीक है, मतलब एनकम्बरेंस मतलब है गिरवी रखना, ठीक है। तो गिरवी रख दिया गया है अपने शेयर्स को जो वो होल्ड कर रहा है टारगेट कंपनी में। तो ये बात टारगेट कंपनी को और स्टॉक एक्सचेंज को पता होना चाहिए। तो इसलिए ये प्रमोटर का ड्यूटी है कि वो डिस्क्लोज करे इस बात को। किसको डिस्क्लोज करेगा? टारगेट कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज। ये तो आप लोग को फेवरेट पॉइंट हो गया होगा क्योंकि मुझे पता है कि हर जगह पे डिस्क्लोजर बस यही दोनों को करना है, टारगेट कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि विद इन कितना वर्किंग डेज फ्रॉम द ड्यू ऑफ क्रिएशन ऑफ एनकम्बरेंस, मतलब चार्ज जिस दिन क्रिएट हुआ, जिस दिन शेयर्स पे चार्ज क्रिएट हुआ उस क्रिएशन से, उस चार्ज का क्रिएशन से, एनकम्बरेंस मतलब चार्ज होता है, तो जिस दिन गिरवी रखा गया, जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ उससे 7 दिन के अंदर अंदर इंटीमेट करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा टारगेट कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज को। किसके द्वारा डिस्क्लोजर किया जाएगा? प्रमोटर या फिर पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट के द्वारा। अब ये पॉइंट नंबर 31 हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है 31(2), जिसमें कि दिया गया है ऑन द इन्वोकेशन, मतलब जब्त कर लेना। जैसे कि मान लो अगर कोई शेयर्स को चार्ज में रख के, ठीक है, गिरवी रख के अगर कोई पैसा लिया गया होगा, तो इस कंडीशन में 2 ही सिचुएशन होता है, या तो हम लोग का जो शेयर है, मतलब जो एक्वायरर का जो शेयर है वो जब्त हो जाएगा, या तो फिर जब पैसा वापस करके जो एक्वायरर है वो रिलीज कर सकता है अपने शेयर्स को, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन को भी देखना है कि ऑन द इन्वोकेशन, मतलब जब्त अगर हो गया शेयर्स एक्वायरर का या पीएससी का, और रिलीज ऑफ सच एनकम्बरेंस, या फिर ऐसा जब्त किया हुआ गया, सॉरी, चार्ज में जो दिया गया शेयर्स था उसको हमने रिलीज करवा लिया बाय द प्रमोटर। प्रमोटर चार्ज में दिया गया शेयर्स को रिलीज जब करवा लेगा, छुड़वा लेगा, ठीक है, तो फिर टारगेट कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज को ये बात भी हम लोग को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मतलब प्रमोटर इस बात को भी डिस्क्लोज करेगा कि हाँ भाई, जो शेयर्स मैंने तुम्हारे कंपनी का, टारगेट कंपनी का जो शेयर्स था, जो कि मैंने चार्ज में रखकर, मतलब एनकम्बरेंस में रख के मैंने उससे कुछ पैसा लिया था, अब मैं उनका एनकम्बरेंस से उससे छुड़वा लिया हूँ, अब रिलीज करवा लिया हूँ। या फिर ये बताएंगे कि वो जब्त कर लिया गया है, मैं पैसा वापस नहीं कर पाया, तो वो जो आपका जो शेयर्स था, जो मैं होल्ड करता था टारगेट कंपनी का शेयर्स, वो जब्त हो गया, इन्वोकेट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़, ये दोनों बात भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा प्रमोटर को। किसको डिस्क्लोज करेगा? तो टारगेट कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वोकेशन ऑफ इनकम्बरेंस, मतलब इनकम्बरेंस जिस दिन खत्म होगा, मतलब जिस दिन रिलीज करवाया या फिर जब्त हो गया, उस दिन से 7 दिन के अंदर अंदर ये बात भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा प्रमोटर के द्वारा टारगेट कंपनी को और स्टॉक एक्सचेंज को। तो यही था डिस्क्लोजर का सारा कुछ, और होप कि आपको समझ में आया हो, और काफ़ी अच्छे से मैंने इसका पोस्टमार्टम किया। जो डिस्क्लोजर वाला जो चैप्टर था, डिस्क्लोजर वाला जो टॉपिक था टारगेट टेकओवर कोड के अंदर, हम आगे आने वाले वीडियोस में और कुछ टॉपिक्स को देखने वाले हैं। और आप ये समझ लीजिए कि अब ये टारगेट टेकओवर
जो कोड है टेक ओवर कोड से भी टेक ओवर कोड, यह ख़त्म ही होने वाला है, अब ज़्यादा दिन का बात नहीं है। सो बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक द वीडियो। आपका लाइक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।